और हाँ, ये तो देख लिया था। अब बाकी आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ग्रुप में डाल दिए गए हैं, वो आपने देखे, ठीक है। अब आगे नाउ व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल क्या चीज होती है? सो दैट इज द सब्सटेंस which while burning, ठीक है, releases lot of energy या heat, उनको क्या कहते हैं? फ्यूल। so the substance which while burning, ठीक है, releases lot of, क्या करते होंगे? हीट एनर्जी। देन हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल की एक लिस्ट आपके बुक में दी गई है। एग्जाम्पल है, वुड एक फ्यूल हो सकता है। चारकोल, चारकोल यानी लकड़ी का कोयला। तो चारकोल आप लोगों ने बाजार में देखा होगा ना, लकड़ी का कोयला। एक पत्थर का कोयला होता है और एक लकड़ी का बहुत हल्का कोयला होता है। तो दैट इज लकड़ी का कोयला। इधर ध्यान दीजिए, चारकोल। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है? पेट्रोल और केरोसिन ऑयल। तो ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, तो इन सबको यूज़ किया जाता है। पेट्रोल से ऑटोमोबाइल चलता है, केरोसिन ऑयल से पहले गैस स्टोव चलता है। वुड और चारकोल भी यूज होते रहेंगे। आइडियल फ्यूल के कौन से ऐसे 5 फीचर्स हैं जो उसे आइडियल बनाते हैं? सो द फीचर्स फॉर ए गुड फ्यूल, फीचर्स फॉर गुड फ्यूल, यानी जब वो जले तो हाई एनर्जी दे, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बहुत कैलोरी दे। कैलोरी एनर्जी के यूनिट है कि नहीं? सो द फ्यूल शुड हैव, थोड़ा सा ही हो मेरे घर में लेकिन महीने भर तक चले। तो फ्यूल की कैसे, ये ना हो कि मैं भूसा भर के रख दूँ एक ही दिन का खाना बन, ऐसा होने से नहीं। तो बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा चले, तो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। पहली क्या है कि फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि the amount of energy released by a fuel on burning 1 kg fuel। 1 kg जलाने पे वो जितनी हीट एनर्जी कैलोरी में दे, कैलोरी उसकी यूनिट है, कितने कैलोरी एनर्जी दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released on burning 1 kg। इसका पूरा चार्ट होता है कि 1 kg घास जलाओगे, 1 kg काउडंग जलाओगे, 1 kg LPG जलाओगे तो कितना होगा? LPG में 1 kg में बहुत एनर्जी मिल जाएगी। तो ऑन बर्निंग 1 kg 2 किलो गाजर का हलवा बन जाएगा 1 kg LPG से। सो फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा, ऑन बर्निंग इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू। ये नहीं कि जलने के बाद जैसे पेपर जला तो पीछे कचरा छूट जाता है, वैसा होना चाहिए जैसे अल्कोहल या जैसे इसने सैनिटाइजर जलाया तो पीछे कुछ बचा नहीं ना। तो क्या हो कि इट शुड नॉट लीव, इट शुड नॉट लीव बिहाइंड। क्या कोल को एक ठीक फ्यूल कह सकते हैं, आइडियल फ्यूल की नहीं? क्योंकि उसके भी पीछे राख बच जाती है। तो लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू। कभी ये देखा है कि जहाँ ये क्या कहते हैं कि नान बनती है तो वहाँ पीछे उसमें राख बच जाएगी नीचे, या जहाँ पर वो अंगीठी जलती है ना नान वाली, डालते हैं कि नहीं से, तो उसमें बाद में क्या बच जाता है नीचे? खूब सारे कोयले की राख बचती है कि नहीं? तो एनी रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब पीछे कुछ नहीं हो। और तीसरा क्या है? सर वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। हाँ, इट शुड नॉट, ठीक है, रिलीज स्मोक और नॉन पॉल्यूटिंग, इट शुड कॉज नो पॉल्यूशन।
इट शुड बी स्मोक फ्री। पहली बात तो स्मोक भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट शुड गिव स्मोक फ्री बर्निंग एंड शुड नॉट पॉल्यूट एटमॉस्फेयर। So which is safe for handling and transport? हाँ, पॉल्यूट एटमॉस्फेयर। और इसके लिए इट इज इजीली अवेलेबल एंड चीपर इन रेट। ये ना हो कि हमें लेने के लिए बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे घर पर आके दे दे। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड मतलब अफोर्डेबल। कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? चीपर। इट शुड बी चीपर एंड हमेशा इस्तेमाल हो। कोई पूछे कि आम तोड़ के क्यों खा रहे हो, बोलो 3 महीने से हमारे यहाँ वो फ्यूल ही नहीं आया, सिलेंडर ही नहीं आया। तो ऐसा अगर होने लगेगा कोई खरीद के देगा गैस स्टोव? तो हेलो, ओके चलिए। और नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी सेफ वाइल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड यूजेज। स्टोरेज में भी कि ये ना कहो मम्मी ये तुमसे कहती है उस कमरे में ना जाना, वहाँ सिलेंडर रखा है, ऐसे तो नहीं होती। सेफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे ही गिरा देता, फेंक देता सिलेंडर, और कहीं कुछ ब्लास्ट होता है? कुछ नहीं होता, जमीन पे ही गिरा देता। जहाँ पे देखो सिलेंडर की हैंडलिंग होती है। इट शुड बी सेफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हैंडलिंग। आराम से बच्चे भी खाना बना लेते हैं, चाय पानी तो गर्म कर ही लेते हैं सिलेंडर पर। सो इट शुड बी सेफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्यूल। नाउ सो एंड सच फ्यूल इज नोन एज, बुक में क्या लिखा है? आइडियल फ्यूल, बोल्ड लेटर्स में लिखा है। नाउ व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी? क्या आप नीचे देख रहे हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू का एक चार्ट दिया गया है? अगले पेज पे दिया है। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल, यही चीज है कैलोरीफिक वैल्यू। उस चीज को क्या कहते हैं? कॉल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग के दौरान इसमें से क्या होना चाहिए? कोई वो नहीं होना चाहिए। और कैलोरीफिक वैल्यू की 1 kg बर्निंग करते समय इसमें क्या हो? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जरा देखो कि अगर LPG जलाएंगे तो पर केजी से कितने किलो जूल एनर्जी निकलेगी? 6,000 LPG 6000 नहीं है, वो तो 1000 का बोल रहा हूँ। LPG यानी दैट इज 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल। किलो जूल है, केजे का क्या मतलब समझते हो? किलो जूल पर केजी। 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी निकलेगी? तो एक बात इससे देखो, इससे 55,000 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। और वहीं अगर 1 किलो तुम गोबर का कंडा जलाओ, दैट इज काऊ डंग केक, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? देखो काऊ डंग केक भी लोग यूज़ करते हैं गांव में, केक, उससे सिर्फ 6000 निकल रही है। अब आप देख सकते हो कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। ये कि इससे कितने गुना एफिशिएंट है? 10 गुना लगभग। लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। कोल और ज़्यादा एफिशिएंट है। वुड का देखो, वुड के केस में आपको 17,000 दे देगा, 3 गुना इससे 22,000। अब कैसा को लकड़ी कैसी है? ये तो लकड़ी का हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आप किसको मानते हैं? क्या? हाइड्रोजन। इससे सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और हाइड्रोजन जब जलता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, कोई भी चीज़ चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे जो पानी बनता है उससे स्पेसक्राफ्ट वाले पर्सन पी लेते हैं। हाइड्रोजन भेज देते हैं, कहते हैं जो पानी बने पी लेना।
तो इससे बढ़िया क्या, ये तो पॉल्यूट ही नहीं करता कुछ। अब कोयला जलाओ तो कोयले से CO2 बन जाती है, और हमने बताया था कि नहीं, CO2 जो है हमारे ग्लोब को वार्म कर रही है, Yes. इससे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं। तो ये कोयला जलाना ठीक है कि हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है, और मोदी सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। अगले 2-3 साल में पूरे विश्व को हाइड्रोजन सप्लाई करने लग जाएंगे, और हमारी पेट्रोल पर एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और हमारे पास कोई भी डीजल या पेट्रोल की कार भी नहीं है। तो कार सर जिसने खरीदी, जो खरीद ली है उसमें वो रहेगा, रात में सोएगा कारों में, अच्छा सा डेकोरेट कर घर के सामने खड़ा करके सोएगा, फिर चलेगी थोड़ी ना, ठीक है, या बैल रख लेगा उससे खिंचवाएगा। अब जरा देखिए, सो हाइड्रोजन की एफिशिएंसी देखो 1,50,000, समझ में आ गई बात? सो हमको क्या करना पड़ेगा, दैट इज डिफाइन करना है फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू। और सेकंड, दैट इज राइट फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल। ऑफ गुड फ्यूल, राइट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG एंड हाइड्रोजन, राइट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG एंड हाइड्रोजन। इसमें लिखना है इन किलो जूल पर kg, किलो जूल, 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी निकलती है, ये 3 सवाल करना है। चलिए बंद कर दीजिए वीडियो। अगर हम लोग सर उसको केयरफुली ना करें तो सर ये जैसे अलग अलग चीज़ों में आग लग सकती है। आग लग सकती है। So there are also some environmental, हाँ, छोटे पार्टिकल से हमें डिसीज हो सकती है अगर स्मोक निकल रहा है। और इसके अलावा भी ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। पूरा जो हमारा ग्लोब है वो गर्म होता जाएगा, और फिर जो एक्वेटिक लाइफ्स है तो वो डेंजर में आ जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ अगर सी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर जाएंगी, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रह पाती हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस हार्म्स of burning of fuel. So let us write them. That is harmful effects of burning of fuel, क्योंकि अभी हमने हाइड्रोजन की बर्निंग नहीं शुरू की है और कार्बन ही जलाते हैं। ज़्यादातर फ्यूल में कार्बन होता है कि नहीं, और कार्बन जलाएंगे तो CO2 बनेगी, और CO2 क्या है, एक तरीके की ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझते हो नहीं? हाँ, ग्रीन हाउस का मतलब क्या हो सकता है? जो गर्मी होती है सर, मतलब वो उसी लेयर में रहती है। अच्छा, सो जैसा शॉर्ट ने बताया वो हम आपको भी बता देते हैं। हाँ, हिली एरिया में हम लोग पॉलीथीन लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर निगेटिव में -40 होता है तो पेड़ जल जाएंगे। तो हम इस तरीके का हाउस बनाते हैं और उसमें ग्रीनरी पैदा करते हैं। तो इस चीज़ को, जिसमें अगर इस तरीके से ग्रीनरी पैदा की जाए तो वो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर ये, तो इसमें जब सनलाइट आती है तो सनलाइट जब इस पर गिरेगी तो अंदर तो आ जाएगी, लेकिन फिर इसी से रिफ्लेक्ट होती जाएगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती जाएगी और ये खूब हॉट हो जाएगी। बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का तब भी 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अंदर जाओ, खूब गर्म लगेगा। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है कि जो इफेक्ट ग्रीन हाउस में रहता है वैसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज, आप ध्यान नहीं दे रही इधर। ग्रीन हाउस से क्या मतलब है बताओ, उसका इफेक्ट क्या है?
ओके ओके, और बाहर नहीं जा पाती है, जमा को कितना देर लगाओ। जब आप वापस आओगे सर, आप फिर से समझो कि जैसे अगर आपको ये चीज समझनी है तो आपके पास कार होनी चाहिए, है तब समझ लो। तो मान लीजिए जैसे कार में आप बैठे हो, तो कार के अंदर जो शीशा होगा अगर हीट आ जाए तो उसके अंदर अपने आप ही गर्म होता रहेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगी। और तुम अगर सन हीट धूप पे रखी गाड़ी उसमें खोल के घुसो तो बहुत गर्म लगेगा, तो जो हीट आ रही है वो बाहर नहीं जा पा रही। हर एक ग्लास का ये इफेक्ट है, जो भी ग्लासेस हैं अगर इसको मैं सीधा पर्दे खोल दूँ तो हीट आती जाएगी और ये कमरा गर्म हो जाएगा। तो ऐसा हमें क्या ये नुकसानदेह है कि फ़ायदेमंद है? जैसे इन्होंने कहा पहाड़ी इलाकों में फ़ायदेमंद है, हिली एरिया में वहाँ डेलिबरेटली किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हीट आ जाए तो जानी नहीं चाहिए, उसी से तो पौधों को एनर्जी मिलेगी। लद्दाख में तो ऐसे तो -40 में सब पौधे मर जाएंगे, उनको 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो उससे वो जो हीट आ रही है उसको मैंने अरेस्ट कर लिया, कैद कर लिया, इट इज़ ट्रैप्ड। अगर उसमें ट्रैप हो गई, ऐसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में सर जैसे किसी हिली एरिया पे कम से कम लगभग 1 महीने तक धूप ही नहीं आई तो धूप नहीं आई तो मर जाएंगे। अगर धूप नहीं आई तो मर जाएंगे, लेकिन अगर धूप आती रही तो वहाँ हिली एरिया में 4 महीने ही ये सब होता है, जो ग्रीनरी पैदा की जाती है पूरे साल भर उसे खाते हैं, तो वो उस समय फिर बारिश वारिश नहीं होती। लद्दाख है वो बिल्कुल क्लियर वेदर कंडीशन है, जिस समय बादल ना हो उस समय ये सारा काम किया जाता है। अब जरा देखिए, नाउ हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर है गैसेस की, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वो कौन कौन सी गैसेस हैं? CO2, मीथेन जानते हो, मीथेन का पानी, अच्छा, और वाटर वेपर। ये 3 गैसेस कैसी गैसेस हैं? इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वही इफेक्ट देती हैं जो ग्रीन हाउस में होता है, यानी सनलाइट इनसे अंदर तो आ सकती है, लेकिन अगर चाहे बाहर चली जाए तो बाहर नहीं जाएगी, इसी में रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो उसकी वजह से ये हमारे अर्थ को क्या करती हैं? वार्म बना के रहती हैं। और अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, जैसे मून है, तो मून में -200 डिग्री सेल्सियस रात को टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रात में सब जो हीट निकल रही ना, रात को धरती से गर्मी निकलती है। दिन भर तो धरती गर्म हुई और सूर्य के जाते उसने कहा अब चीज़ ठंडी होगी, जैसे तुम्हारी गद्दी हो गई गाड़ी की, धूप पड़ी तो खूब गर्म हो जाती है कि नहीं, जलने लगती है, और वही गाड़ी अंदर रखो फिर उसको हाथ से छू, उसमें से हीट निकलेगी। या तुम ऐसा समझो कि तुमने कभी काजल को गैस पे गर्म किया है, काजल को गर्म करो, काली चीज़ सारी एनर्जी ले लेती है, काली चीज़ में हीट आ तो सकती है। देखो ये बोर्ड है, ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट कर दे रहा है सारी लाइट को, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा रोशनी मिल रही ना इससे। लेकिन ये काली चीज़ है, ये तुमको कुछ नहीं लौटा के दे रहा है। ये अगर तुम रात को आओ और तुम्हारे पास इस तरीके का जो रेडिएशन वाला चश्मा हो, जैसे ये देखो, तो मतलब दूरबीन हो, तब तुम क्या देखोगे? ये तो ये थर्मल कैमरा, सारी लाइट मैं बंद कर दूं तो ये कैसा कैमरा है? मान लीजिए थर्मल कैमरा है, तो इसको हम बंद कर दें तो सबके चेहरे दिखेंगे, लाइट नहीं चाहिए। ये दिल्ली में प्रगति मैदान में मिलता है कि ऐसे ही दूरबीन से लोग देखेंगे, हाँ ये देखो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पाकिस्तानी, मारो गोली, और अंधेरा है, क्योंकि क्या हम लोगों की बॉडी से भी हीट निकलती है। यस सर। या तुम लोगों ने अगर काजल को गैस पे गर्म किया तो क्या वो सारी हीट काजल ले लेगा? अब तुम जब उसे अंधेरे कमरे में दूसरी जगह ले जाते हो तो चांदी की तरह चमकता है कि नहीं? तो क्यों चमक रहा है? क्योंकि उसने हीट ले ली और दूसरी जगह जाके वो रिलीज करेगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, रात को अगर मान लो इसने दिन में हीट ली, तो दिन में हीट ली तो 250 डिग्री है मून, जब धूप पड़ रही है, तो बोलो ग्रीन हाउस गैसेस हमको डायरेक्ट सनलाइट से भी बचा रही हैं, नहीं तो 250 डिग्री पड़े तो तुम जिंदा रहोगे। और रात को वो उस जो हीट निकल रही है से उसको भी जाने से रोक रही है। तो मून पे दिन का टेम्परेचर क्या है बोलो? 250 डिग्री सेल्सियस। तो क्या दिन में ग्रीन हाउस थोड़ी थोड़ी गैस है तो इफेक्ट है, जितनी अभी है वो सफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादा हो जाने से ये कंटिन्यूअसली गर्म होता चला जाएगा। और अगर गर्म होगा तो अंदर हमारे जो अर्थ के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी वॉल्केनो है, जो निकिल और आयरन है ना,
तो वो सब ब्लास्ट करने लगेंगे। और इसके अलावा अर्थ अगर कंटिन्यूसली गर्म होती जाएगी तो हमारे बहुत पुराने ग्लेशियर्स भी क्या होंगे, जो पिघल जाएंगे, और जो वाटर है उसका लेवल हाई हो जाएगा, तो कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। तो ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं दिव्यांश? उधर मत देखो, ये यही सोच है कि मम्मी आज डोसा बनाएंगी कि इडली बनाएंगी और बैटर में क्या करेंगी, ये बेचारे घरे तक सोच रहे हैं। पूरा इतना क्लास हो गया, 15 मिनट से नहीं है, मैं इधर देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। सो व्हाई दीज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस? वो डोसा पे ही ध्यान था, वो मनी में लग रहा था। हाँ बोलो। सर उन्हें इसमें हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं, क्योंकि सर अगर हम उसके अंदर से सर जैसे ये लाइट आ जाती है तो सर उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर जाने नहीं देता है। हाँ, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा और बाहर ये हमारी अर्थ को वार्म करेगा। अब आप बताओ मून का दिन का टेम्परेचर क्या, रात का क्या? और रात का कितना है? -2। जबकि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म रहता है, दिन में भी 50 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा नहीं होता है, और रात में भी 20 डिग्री रहता है। रात में भी आराम से बाहर गर्मी रहती है कि नहीं, ठंडा नहीं हो जाता। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस सी। सो कार्बन फ्यूल्स, देखो हार्मफुल इफेक्ट लिखो कि कार्बन फ्यूल, कौन कौन से कार्बन फ्यूल हैं? जैसे वुड हो गया, और कोल हो गया, और पेट्रोलियम, बस पेट्रोल है, पेपर, ये सारे जो भी हैं। तो ये क्या करते हैं बताइए? जलने के बाद अपना निशान ठीक है, छूट जाता है। रिलीज अनबर्न, क्या इनसे काला धुआं भी निकल सकता है? तो अनबर्न पार्टिकल, और वो क्या हम इनहेल करेंगे तो हमारी नाक से अंदर चले जाएंगे और हमारे लंग्स को खराब कर देंगे, जैसा इन्होंने बताया कि निकलने की अस्थमा हो सकता है। तो फिर उससे सांस लेने में ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि नहीं, तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट इज, हाँ इनहेलर होता है, फिर उसको वो मुंह में ऐसे लगा लेंगे और फिर उससे अपना नाक को ऐसे किया। सो दैट इज रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। सो विच कॉज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेशन का मतलब जानते हो, सांस से संबंधित बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, कैंसर, अस्थमा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी चीज इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कुछ और नहीं है, जैसे तुम्हारे यहाँ सेल्स बढ़ती जाए यहाँ बढ़ जाएगा तो हमारे तो कैंसर होगा। कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। पेट के अंदर ही कोई चीज़ बढ़ने लगे तो क्या वो सबको इधर उधर दबाने लगेगी? तो बार बार जहाँ कैंसर हो रहा है उसको काट काट के हटाना पड़ता है, और कुछ नहीं। कैंसर कैंसर कोई बीमारी नहीं है, बस वो कहीं कोई चीज़ बढ़ने लग जाए। हाँ, जब सेल्स बढ़, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो तुमने इस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके कोयला चलाया, तो क्या ये ठीक रहेगा? सर हमें नींद आने लग जाती है, जब सब हम लोग सो जाते हैं हमारी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कार्बन होगा उसको फुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से वो CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस है। सो अगर मान लीजिए इनसफिशिएंट बर्निंग हो, किसी के स्कूटर का इंजन ठीक से जलता नहीं है, इनसफिशिएंट बर्निंग है, उसमें ठीक से एयर नहीं जा रही है, या फिल्टर साफ नहीं किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर की हवा में घुली हुई है। यहाँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिल्ली में जाओगे तो वहाँ सफोकेशन होगा। Yes, sir. तो वो दैट इज पॉइजनस गैस एंड इट इज हार्मफुल फॉर अस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे अंदर चली गई, हीमोग्लोबिन जानते हो क्या होता है? Yes, sir. जैसे ये रेड ब्लड सेल्स हैं, उसको क्या कहेंगे? ये इसमें हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स में तो रेड पार्टिकल देख रहे हो, तो हीमोग्लोबिन है। तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक पहुंचा रहा है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई तो इस सारे हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देती है। तो अगर ये हीमोग्लोबिन ही ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा हमारे बॉडी तक?
तो हमारा रेड ब्लड सेल्स ही बेकार है, यही रेड ब्लड सेल ऐसे होंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, ये तो इनका शेप है। सो इन दिस केस द कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लॉक्स ऑल हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अपना काम कर पाएंगे क्या? वो ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी तक पहुंचा पाएंगे? तो सेकंड केस क्या बताया गया? दैट इज, ये तो हमने आपको क्या दिखा दिया कि नाइट स्कोप। भैया एक्सपेरिमेंटल है तो इनको दिखाना पड़ेगा। बाकी लोगों को भी दे दो। हाँ? कौन नहीं किया था? ना, अब देखो सेकंड क्या है, इधर देखिए। नाउ बात ना करो, इनकम्प्लीट कंबशन, अगर पूरी तरीके से ना जले, इफ फ्यूल इज नॉट प्रॉपरली बर्न्ड, फ्यूल इज नॉट प्रॉपरली बर्न्ड, बात ना करिए, इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आगे दे दो। इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो सेकंड लाइन क्या लिखी बताइए हमने? बोलो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट? If fuel is burnt uncompletely, then it produces harmful carbon monoxide. सही है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ए पॉइजनस गैस, विच इज पॉइजनस गैस। अब देखो, and it can kill the person sleeping in a closed room। मतलब अगर if fuel is not properly burnt, so if fuel is burnt in a closed room तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, which can kill। इसके लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO है, which can kill the sleeping person in that room, जैसा इन्होंने बताया, the sleeping person in that room। अभी आप लोग इससे बस समझ लो, इधर देखो कि मतलब अगर एक कमरे में आग जला दी जाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो तो उससे जो आदमी वहाँ सो रहा होगा वो मर जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल ये करके दिखा देंगे। अभी आप सिर्फ समझो, sleeping person in that room। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कमरे में व्यक्ति मर गया और मेरा नाम अनमोल सिंह है और आगे की कार्रवाई की जाएगी ना। अब थर्ड पॉइंट देखिए, कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होगा? मान लो कोई फ्यूल जलेगा, CO2 तो बनेगा ना, कोयला भी जलेगा तो CO2 बनेगा। उस CO2 से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सो उसके बहुत सारे जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। उसी के लिए जगह जगह मीटिंग की जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या बहुत सारा वेपराइजेशन होगा और बहुत सारे बादल बनेंगे और बहुत जगह बाढ़ आ जाएगी। चीन में, बीजिंग में बाढ़ आई हुई है। हाँ, तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? देखिए, ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल फ्यूल प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 विच इज ग्रीन हाउस गैस। वो क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस। इसका ये मतलब नहीं कि ग्रीन हाउस में वैसी गैस यूज होती है, बल्कि जैसा ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वैसा इफेक्ट ये दे रही कि नहीं। सो विच इज ग्रीन हाउस गैस एंड इट कॉजेस, बोलो बेटा, सेंटेंस पूरा करो।
इट कॉजेस, हाँ, इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग से अर्पित क्या होगा? एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब चौथी चीज देखो, अगर मान लीजिए बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हुआ, एसिडिक गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को बिल्कुल हमने पॉल्यूट करके रख दिया, दिन रात उसमें धुआं जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या तुम बता सकते हो कि एसिड रेन क्या होती है? ये देखो कि, हाँ बोलो। ये देखो, ये रेन मैनचेस्टर में हुई थी। मैनचेस्टर में वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, तो उन फैक्ट्री से क्या हो गया था, धुआं निकल रहा था। सो ये फैक्ट्री से क्या हो रहा था कि दिन रात क्या हो रहा था, धुआं निकल रहा था। तो जब बादल आए और इन्होंने बारिश की, तो जब बारिश हुई तो वहाँ पर जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे वो सब गिर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 गैस थी, बहुत सारी CO2 थी, और जो गैस निकली SO2, NO2, बहुत खतरनाक गैसेस थी। ये सब एसिडिक गैसेस हैं। तो वाटर ऐसा हो गया जैसे तेजाब, तो उससे जो भी गिरा सबके सर के बाल खत्म हो गए, और जो गाय थी या स्किन थी उनको स्किन डिसीज हो गई, सारे बाल खत्म हो गए। तो अल्टीमेटली और जो मॉन्यूमेंट्स थे उनका सब आधे गल के आधे हो गए, इतने सालों से बने हुए मॉन्यूमेंट्स थे ना। तो समझो जैसे तेजाब कैल्शियम की गिरा दो ना संगमरमर पर, तो वो सब ऐसे ही पाउडर बना देता है। तो एसिड रेन का क्या मतलब है? क्यों आगरे में ताजमहल के पास कोई फैक्ट्री नहीं है दूर दूर तक, 100 किलोमीटर तक, और क्यों वहाँ और इसके अलावा वहाँ जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलती हैं, वहाँ पे कोई अपना ऐसे नहीं स्कूटर चला ले, वहाँ आसपास क्या चलता है, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ की, जिससे CO2 ना निकले। तो बताओ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेज एसिडिक रेन, और उससे क्या फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी, मॉन्यूमेंट्स तो छोड़िए। सो फोर्थ पॉइंट क्या बताइए? यस, सो बर्निंग ऑफ कोल, मेनली कोयले में तुम्हें ये बात कभी बताई गई है कि सल्फर और नाइट्रोजन होता है, और वही जब जलता है तो कोयले से क्या निकलेगा, सल्फर जलेगा तो SO2, पीले रंग का सल्फर होता है नहीं, जैसे वहाँ येलो कलर का पाउडर रखा है, तो वैसा ही सल्फर होता है। और नाइट्रोजन जलेगी तो NO2, CO2 को तो अगर तुम पानी में मिला के चीनी मिला दो तो पेप्सी बन जाए, वैसा एसिड है, सोडा वाटर। सही है कि नहीं? ये जो शिव शक्ति लेमन सोडा वो CO2 तो डालता है। तो इसका क्या मतलब है कि बर्निंग ऑफ कोल, चौथा पॉइंट क्या है? बर्निंग ऑफ कोल रिलीजेस, और डीजल ज्यादा प्योर है कि पेट्रोल ज्यादा प्योर है? डीजल गंदा होता है, काला काला होता है, इसीलिए सस्ता मिलता है, उसी से ट्रक हैवी व्हीकल इससे चलते हैं, धुआं खूब छोड़ते हैं। सो डीजल डीजल नहीं महंगा आएगा, पेट्रोल महंगा था। डीजल व्हीकल इसलिए क्योंकि डीजल सस्ता है, तो लोग सोचते हैं कि सस्ते वाले में अगर कोई इंजन हो ऐसा जो डीजल से मेरी कार चला ले, तो वो सोचते हैं पेट्रोल सस्ता पड़ जाएगा, गाड़ी महंगी खरीद लो। तो गाड़ी महंगी है लेकिन आपका वो इंजन ही बैठा देगी 8 साल में, 8 साल के बाद बैठ जाएगा इंजन, तो वो सस्ती नहीं पड़ती है। तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसर्स, कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सो अब जरा देखो, these gases dissolves in rain water, while raining, जब रेनिंग होगी तो उनमें ये घुल जाती है। So while raining, SO2 and NO2 dissolved in rain water, और क्या करेंगे बताओ? And cause acid rain, और उससे एसिड रेन होगा, विच कैन स्पॉइल अवर क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप को वो क्या कर देगी? खराब कर देगी। तो
तो इससे एसिड रेन होगी और वो हमारी क्रॉप को ख़राब कर देंगी। एंड ऑल्सो अवर जो स्टैचूज होंगे, मॉन्यूमेंट्स होंगे, तो उनके बारे में Building or soil. 7th में इन्होंने कहा है कि हम पढ़ाया है। सो इट कैन स्पॉइल कर सकती है क्रॉप, बिल्डिंग और साथ में, ठीक है, The soil. सॉइल हमारी एसिडिक हो जाएगी तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एसिडिक रेन में, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सी? पलक क्यों नहीं आने से तुम काफी उसमें चली गई, क्योंकि सुबह के टेस्ट में मुझे लगा ही नहीं कि तुम वो मार्क्स है, और अभी भी देखो कितने डिप्रेशन में, कुछ बता नहीं पा रही है। चलो आप बताओ। सेकंड आपसे पूछेंगे, तब तक आप Carbon releases carbon particles which cause respiratory diseases like asthma. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बोलिए, ऊपर लिख देना। Carbon कोई बात नहीं, आप बोलो बेटा। जो कि सर फूड ये वो हो गया सर, ये कोल हो गया सर, ये सारे जब भी सर जलते तो सर ये जैसे होता नहीं है सर, जल्दी के बात ना करें, हाँ। जल्दी सर बाद सर ये राख छूट जाते हैं। लेकिन सर जो अलग अलग जैसे पेट्रोल हो गई, अल्कोहल हो गया सर, ये जलने का तब तक वो राख नहीं छोड़ती। श्योर। नाउ फर्स्ट पॉइंट बताइए। Because the essential fumes like wood and coal produces unburned particles. These particles cause asthma and रेस्पिरेटरी डिसीज। सो अब आगे बताइए, 3 ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ श्रेया। तो डिस्टर्ब क्यों कर रही हो बच्चों को, इसीलिए नहीं पढ़ने दे रही हो। 8th में 3 ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ ना। 7th में पढ़ के आई हो, उससे बात कर रहे हो, यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपकी वजह से नहीं बता पाएंगे, तो ये हमेशा बताते हैं। हाँ बोलो, फर्स्ट पॉइंट। Carbon releases unburned carbon particles which are harmful for us and for many respiratory. सेकंड पॉइंट। Carbon release carbon monoxide which cause many diseases like asthma and bronchitis. एंड स्लीपिंग पीपल, ठीक है नहीं? ओके, थर्ड पॉइंट बोलिए रे आप। ये ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि आप, हाँ बोलो। ये बोल्ड भी बता रहा है कि हमें क्या पता, जो जला रहा है वो जाने। हाँ बोलो बेटा, थर्ड पॉइंट। ग्रीन हाउस गैस, उससे क्या होगा? थर्ड पॉइंट तो ठीक से नहीं बताया, आप बोलो। Combustion. Combustion of food produces CO2, which is a greenhouse gas. It global warming. It cause global warming. कौन सी 3 गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस? CO2, CH2 और H2O. ठीक है, फोर्थ पॉइंट बता दिया। इतना तो बताने की साइरोसिस बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बताया कि जो स्किन में समस्या होती है ना, साइरोसिस, उसका भी प्रॉब्लम है, हमने नहीं लिखा था। आप भी बोलो फोर्थ पॉइंट, बोलो। जबकि ये साइरोसिस 9th तक के कई बच्चों को नहीं पता होता, इन्होंने समस्या भी बता दी कि क्या क्या समस्या हो सकती है इससे। बोलो फोर्थ पॉइंट। Some burning of coal and diesel produces CO2, SO2 and NO2. So when the rain comes, then CO2, SO2 and NO4
NO2 dissolves in water and causes acid rain. This causes skin diseases and spoil monuments and क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स, इतना ही रखिए। अच्छा